इंडिया में, उसका लॉ से क्या रिलेशन है? जितना मैं देख सक रहा हूँ वो रिलेशनशिप बैलेंस नहीं है, तो उसमें क्या बदलाव आने चाहिए? पहले तो क्योंकि कानून में आपको मालूम है वर्ड्स, शब्दों का बहुत महत्व होता है। लॉ इज ऑल अबाउट वर्ड्स एंड लैंग्वेज। तो आम आदमी की जगह हम आम इंसान, और आम इंसान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ हद तक रहेगा हमारी इस कॉन्वर्सेशन के लिए कि आम नागरिक, सिटीज़न। क्योंकि सिटीज़न और पर्सन अलग हो जाते हैं कानून के दायरे में। तो एक ऑर्डिनरी सिटीज़न का क्या रिश्ता है अदालत से, कानून से, इसको अगर हम एक कॉन्टेक्स्ट में रखें, अगर हम इस देश का इतिहास के साथ इसको रखें, तो एक जर्नी है जब इस देश का जो आवाम है वो सब्जेक्ट था, प्रजा था। फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिपेंडेंस के बाद हम नागरिक बन जाते हैं, हम सिटीजन्स बन जाते हैं। और मेरा मानना है कि आज की तारीख में उसी जर्नी में फ्रॉम सब्जेक्ट टू सिटीजन वी हैव बिकम सस्पेक्ट्स। हम एक शक के दायरे में रह रहे हैं, जो अब पूरी जनता को, आवाम को, नागरिकों को अब एक शक के नज़रिए में, दायरे में रखा गया है। सो दिस हैज़ बीन द जर्नी ऑफ नाउ 75 years, एंड इन दिस जर्नी द शिफ्ट जो होता है सब्जेक्ट से सिटीजन से, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शिफ्ट है, जिसमें सिटीजन के पास अधिकार आ जाते हैं, सिटीजन के राइट्स होते हैं, और ये यूनिवर्सल जूरिस्प्रूडेंस है। इसीलिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक वगैरह वगैरह बोला जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का वाटरशेड आता है उस टाइम पर। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो वाटरशेड है, वो उसका सिटीजनशिप से ये जोड़ है। What is the Constitution about? I mean, I'm not going to hold forth some legal scholarship, पर मोटा मोटा अगर हम Constitution को समझें, तो उसका जो मेन थ्रस्ट है वो ये है कि स्टेट की जो पावर है उसके ऊपर रोक लगाना। क्योंकि वो हम by its very nature state will have extraordinary power, excessive power and the right to coercive power। उसके ऊपर रोक लगाना ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम है, और ये कोई एक इंटरप्रिटेशन नहीं है मेरी, यही हमारा संविधान कहता है। क्योंकि जो चैप्टर 3 है, जिसको कई लोगों ने कहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा दैट दिस इज द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या करता है, वो हमें अधिकार देता है, हमें देता नहीं है, उनको अफर्म करता है, वो हमारे होते हैं, चाहे वो राइट्स हो, चाहे वो फ्रीडम्स हो। मगर वो सब किसके खिलाफ है? वो है स्टेट के खिलाफ। तो स्टेट के ऊपर रोक लगाई गई है कि ये आज़ादियां हैं, ये फ्रीडम्स हैं, और स्टेट के ऊपर एक ड्यूटी लगाई गई है, दायित्व लगाया गया कि हमारी फ्रीडम्स को इंश्योर करना, उनको इनेबल करना, ये आपका काम है। आपके सारी एजेंसी, सारी जो पावर है, इस काम की तरफ हो। ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा जो समाज है उसमें और भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए एक दो फंडामेंटल राइट्स सिर्फ स्टेट नहीं, वो सब पीपल के खिलाफ है, पर्टिकुलरली जब वो जातिवाद को चुनौती दे। तो वहाँ पर कास्ट सिस्टम के बारे में, इनफैक्ट द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफेंस इज अनटचेबिलिटी। बाकी सब स्टेट के लिए है, और उसको हटाना, मिटाना वो स्टेट का काम है। तो ये है एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट जिसमें हमको अपने आप को लोकेट करना है। अब आज के दौर में अगर हम देखें, बिकॉज हम आज जो हम नागरिक हैं, आवाम है, उनका क्या रिश्ता है, तो मुझे लगता है हम बहुत सारी चीज़ें बदली हैं 75 सालों में, कुछ देश में, कुछ पूरी दुनिया में। एक हम देखते हैं कि एक न्यू लिबरल जूरिस्प्रूडेंस इकोनॉमिक शिफ्ट से आ रहा है। वो आपको जजमेंट्स में भी नज़र आता है, कानून में भी नज़र आता है, या कानून को किस तरीके से इन्फोर्स किया जाता है, और उसमें शायद एनवायरनमेंट लॉज का एक प्रमुख उदाहरण रहेगा। दूसरा हमें दिखता है कि एक मजॉरिटेरियनिज्म जो केवल राजनीति में नहीं है, उसकी झलक आज कानून में दिखती है और अदालत के निर्णय में दिखती है। तीसरा, नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी नया नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी कुछ हिस्सों में तो बहुत
अहमियत हमेशा से रखता है, चाहे वो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के थ्रू हो, कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में। मगर नेशनल सिक्योरिटी का जो एक अब इंटरसेक्ट हो गया है इन तीनों का, ये न्यू लिबरल इकोनॉमिक जूरिस्प्रूडेंस, मजॉरिटेरियनिज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी, उसका जो एक कंजंक्शन से जो एक बहुत लीथल कंजंक्शन हम देख रहे हैं, उसका जो असर हो रहा है हमारी आज़ादियों पे, उसमें हमको क्या दिख रहा है और कहाँ पर हमें बदलाव की ज़रूरत है, समझ बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे लगता है कई बार शायद कानून में या संविधान में चीज़ें लिखी रहती हैं, वो अपने आप में नहीं गलत हो जाती, मगर हम उसका इंटरप्रिटेशन बदल जाता है। सुप्रीम कोर्ट का अपना इतिहास हमें दिखाता है कि वही सुप्रीम कोर्ट एक दशक में एक बात कहता है, अगले दशक में और बात कहता है, बल्कि इट्स ऑफन सेड सुप्रीम कोर्ट इज अ पॉलीवोकल कोर्ट। I think polyvocality in a country like India is good because there will be different ways of addressing issues, but polyvocality cannot be. It can be a spectrum. It can be, in an accordion. But you can't say कि polyvocality इस तरह की हो रही है कि आप बिल्कुल संविधान की जो एक settled interpretation है उसके खिलाफ दे रहे हैं। तो वहाँ वो आजकल दिख रहा है। तो उसमें अगर मैं मोटा मोटा देखूं कि हम किन बातों पे गौर करना चाहते हैं, एक हम देख रहे हैं कि एक आजकल पब्लिक डिबेट बन गई है जो दो इंस्टीट्यूशंस के बीच में चल रही है। एक तरफ एग्जेक्टिव है और एक तरफ कोर्ट जुडिशरी है, जहाँ पर somebody holding the position of the vice president of India is repeatedly publicly saying certain things. So clearly this is a moment of a public debate about the equation between the institutions. और उन institutions के बीच में क्या equation होगी, ये directly impact करेगी कि हमारी equation क्या होगी हमारी democracy के साथ। तो हम जानते हैं कि vice president साहब कुछ, और ये नया नहीं बोल रहे, ये बीच बीच में बोलते रहते हैं, ये बार बार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल वर्ड नहीं हो सकता, कि फाइनल वर्ड पार्लियामेंट होगा। आज के दौर में ये भी दिलचस्पी की बात है कि ये बात सिर्फ ये जो एक डिबेट चल रहा है ये केवल हिंदुस्तान में नहीं चल रहा है। आप यूएस की बात सुनिए, बिल्कुल वही बातें आपको सुनने को मिलेगी। सो इट्स अ पॉलिटिकल मोमेंट इन दैट सेंस। उनका मानना है कि क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्टेड है, फाइनल विल ऑफ द पीपल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर रिजाइड करती है, और इसलिए वो जो कहेंगे, अगर उन्होंने कोई कानून बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर यूज करके कि आप समीक्षा करेंगे कि क्या ये कानून हमारे संविधान से टक्कर तो नहीं खा रहा, अगर टक्कर खाएगा तो उसको हटना पड़ेगा, वो नहीं बन सकता कानून। तो ये जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट हाउस इज द विल ऑफ द पीपल बिकॉज दे आर इलेक्टेड। सुप्रीम कोर्ट आर नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, सो दे कैन नॉट इंटरफेयर। इसके ऊपर नई बहस नहीं है, मगर अब ये बहस ने एक तीव्रता। बट इसमें अगर हम थोड़ा सोचे कि 543 हमारे सीट्स है, सो जो लोग सेकंड आता है उनको भी तो किसी ने इलेक्ट किया है। मगर हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट का सिस्टम है, तो इसके सिस्टम की वजह से ही तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, उससे कि वो जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो, और संविधान इन अ सेंस इज द कलेक्टिव डिक्लेरेशन ऑफ द पीपल इन अ सेंस। सरकारें आती जाती रहती हैं, उसमें कुछ नया नहीं है हिंदुस्तान में, सब आएंगे सब जाएंगे। जहाँ तक जुडिशियल रिव्यू का मामला है, क्योंकि एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बन गया है हिंदुस्तान के जूरिस्प्रूडेंस में, तो वो कुछ उसमें अमेंडमेंट भी नहीं हो सकती। तो अगर आपकी कल्पना देश के बारे में कुछ और है जो संविधान से टक्कर खाती है, तो आप चाहे भरपूर मेजॉरिटी ले आइए, चाहे आप जलूस निकलवा लीजिए सड़कों पे, वो पावर सुप्रीम कोर्ट की आप नहीं ले पाएंगे। और कहीं पर उनको ये भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति एक तरह की आस्था है लोगों में, जो शायद लोग वोट तो करते हैं, अलग अलग कारणों से लोग वोट करते हैं,
वो इलेक्शन में जो जीत के आते हैं वो लोग उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, मगर उनको कितना अदरवाइज उनके अंदर कितना आपका कॉन्फिडेंस है वो वेरी करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम. एंड इन फैक्ट the disparity between national election results and state election results shows that people have a different way of assessing the politicians. मगर जहाँ तक जुडिशल रिव्यू का और सुप्रीम कोर्ट का मामला है, कहीं पर एक कॉन्फिडेंस है कि देखिए जो भी कुछ हो रहा है तो हम वहाँ पे कुछ बोल सकते हैं कि भाई इसको ठीक कीजिए, इसको नहीं कीजिए. इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट कुछ अलग तरीके से संविधान को पढ़ता है तो एक एंग्जाइटी निकलती है देश में जिसकी चर्चा फिर रहती है. ये जो इंस्टीट्यूशनल रिकन्फिग्रेशन कर रहे हैं ये डेंजरस है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये किसी भी हालात में नहीं होना चाहिए. मगर एक लोगों के बीच में ये बात को लेके जाया जा रहा है. और क्योंकि अब हर इंसान, हर व्यक्ति इस देश में जहाँ पर इतनी गरीबी और मजबूरी है अलग अलग तरह की, टू एक्सपेक्ट दैट पीपल आर गोइंग टू रीड द फाइन प्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जूरिस्प्रूडेंस और अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, तो लोगों के बीच में एक बहस खड़ी करना या बोलना कि अरे ये तो देखो कैसे करते हैं, कम काम करते हैं, बड़े घर में रहते हैं, तो उस तरह की जो बहसबाजी है वो पॉलिटिकल क्लास क्रिएट करती है. एंड अगेन एज आई सेड, वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, बिल्कुल एक पैरेलल आपको दिख रहा है जहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन को क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी इक्वेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, अब उसको ऐसे बनाने जाने की कोशिश है कि ये पिरामिड के रूप में होना चाहिए. एग्जीक्यूटिव ऊपर बैठ के जो डिसाइड करे वो सही, वो उनके ऊपर ना कोई रोक, ना कोई टोक, ना कोई चुनौती. ये एक परेशान करने वाली स्थिति है और इसलिए एक पुशबैक है. मुझे लगता है जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस गवाई, उन्होंने बहुत एक अच्छा, अभी पीछे ही किसी फंक्शन में उन्होंने कुछ बोला जो मुझे लगता है इस बात के को एक बहुत अच्छा तोड़ देती है. उन्होंने कहा नाइदर पार्लियामेंट nor Supreme Court is supreme. It is the Constitution that is supreme. What he's also perhaps saying is that अगर संविधान सुप्रीम है तो आप अपना काम संविधान के अनुसार कीजिए, हम अपना काम संविधान के अनुसार करेंगे. इसलिए ये आपके और हमारे बीच की कोई टक्कर नहीं चल रही है, अपने अपने हम काम कर रहे हैं. Having said that, मुझे लगता है जब इस तरह का प्रहार होता है एग्जीक्यूटिव से, और वो एग्जीक्यूटिव जिसके पास एक मेजॉरिटी है लेजिस्लेचर में, तो आप जिस तरह के भी कानून चाहेंगे पारित करेंगे. चलिए हम लोग चुनौती देते रहेंगे उन कानून, जानते हैं, हम भी जानते हैं कि समय लगता है उनकी वो बहस होने में, निर्णय लेने में, फैसले आने में, तब तक बहुत कुछ ज़मीन पर बदल जाता है. और ये हमने देखा है, चाहे आप आर्टिकल 370 का 5 अगस्त 2019 में वो हुआ, जब तक बहस हुई. एंटी-सीए जो पिटीशंस डाली हुई हैं वो तो अभी तक सुनवाई नहीं हुई. अगर आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जिसको कहा जाता है, एंटी कन्वर्जन लॉज, कोई सुनवाई नहीं, तो उस सब में समय लगता है. और तब तक ज़मीन पर बहुत कुछ होता है. जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि लोगों के डेली फ्रीडम्स और सिविल लिबर्टीज और राइट्स के ऊपर प्रहार हर रोज हो रहा है. वो सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है संविधान का. और अगर रोक नहीं लगती है ऊपर से, अगर इमीडिएटली आप स्टे नहीं करते हैं, तो वो तो लोगों के ऊपर तो उसका वो पिटीशन फाइल करने से फर्क नहीं पड़ेगा. और सरकार अपनी मनमर्जी करती रहेगी, या मनमर्जी, जैसे आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फैसला देखिए, बहुत बढ़िया फैसला है, मगर तब तक तो बहुत जेब भर गई ना. तो अब उसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो नहीं हो सकता. चलिए आगे से ये रास्ता नहीं है, कोई नया रास्ता ढूंढिए अब फंडिंग करने का. पर तो आपको लगता है वो जजमेंट सही था इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला? नहीं, सही था इन द सेंस कि आपको ये इस तरह की ओपेक फंडिंग फॉर इलेक्टोरल प्रोसेस इज टोटली एंटीथेसिस टू डेमोक्रेसी. मगर क्या उसमें और भी कुछ होना चाहिए था? वो अब उसका तो अभी हम कह रहे, चलिए आपको एक अच्छा जजमेंट मिल गया, मगर उसके बाद क्या?
उससे फिर क्या। तो वो कहानी रह जाती है जब इतना लंबा देर होती है। और आज मुझे लगता है आज में सरकार भी जानती है, लोग भी जानते हैं, कोर्ट भी जानता है कि इन सब चीज़ों का एक अपना जो जब तक वो ट्रैजेक्टरी कहीं पहुंचती है बहुत सा काम हो चुका होता है तब तक। तो वो अपने आप में एक प्रॉब्लम बन चुका है, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम बन चुका है। तो पहला तो मेरा ये है कि हमको ये जो, और इसमें एक और बात जो बार बार बोली जा रही है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेके बार बार बहस छिड़ती है। मुझे लगता है डेमोक्रेसी में बहस छिड़नी चाहिए। कोई भी सरकार हो, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं बहस नहीं होनी चाहिए, इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। और हर बहस से हमारी भी समझ एक मुद्दे के ऊपर बढ़ती है। बहुत बार अलग अलग सरकारों ने, और ये सत्ता में बैठे हर सरकार की बीमारी है, कोशिश करी है कि अपॉइंटमेंट उनके कंट्रोल में किसी तरह आ जाए, या एटलीस्ट मेजॉरिटी कंट्रोल। इसमें मुझे लगता है कि लोगों की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, जूरिस्ट की तरफ से भी कुछ इनोवेटिव आइडियाज आने चाहिए, क्योंकि हम भी इसको एक बाइनरी बना रहे हैं। कोर्ट भी उसको बाइनरी, या तो हम अपॉइंट करेंगे या तुम अपॉइंट करोगे। इसमें तो बहुत खतरे हैं, मगर इसमें भी खामियां हैं। And those shortcomings have shown themselves in the last 75 years. So we can't turn a blind eye to all the shortcomings. Yes, what the government is proposing is a complete capture. And that state capture of the judiciary is what one is opposing, especially when the state capture is by a majoritarian government. So आपका पार्लियामेंट पे पहले ही कंट्रोल, अगर ये भी कंट्रोल हो जाएगा तो व्हाट इज द, एंड देयर इज शुड ऑलवेज बी अ टेंशन बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस दैट्स हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी। अब इसमें अदालत की तरफ से भी कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स, कोई नए आइडियाज़ आने चाहिए कि जैसे लोगों ने प्रपोज किया है कि कोई सेक्रेटेरिएट हो, आप किसी को अपॉइंट करते हैं, इन्होंने किस तरह की जजमेंट्स दी हैं, वो क्या व्यू पॉइंट होल्ड करते हैं। क्योंकि हमने सुना है कई जजेस के जो व्यूज़ होते हैं, चाहे पर्सनल या उनकी जजमेंट्स में, मतलब कि वो बिल्कुल भी संविधान के साथ कहीं से पैरिटी नहीं करते। और मुझे बहुत अम्यूजिंग लगता है, जैसे अभी हाल ही में करप्शन की एक दो कंप्लेंट्स या इश्यूज सामने आए, तो ये डिबेट बार बार शुरू हो जाती है कि देखो कैसे कैसे अपॉइंट कर रहे हैं। जुडिशरी के अंदर भी जहाँ तक करप्शन का मामला है, उसको जुडिशरी बहुत सीरियसली लेती है, मगर ये केवल मॉनेटरी करप्शन है। संविधान बहुत से प्रिंसिपल्स की बात करता है। आप अपॉइंटमेंट के समय उन प्रिंसिपल्स के बारे में क्या सोचते हैं, ये कहाँ पर हम इसकी समीक्षा करते हैं। क्योंकि आप देखते हैं, अच्छा चलिए किस रीजन से हैं, थोड़ा बहुत कास्ट, रिलीजन, इट्स अ टोकनिज्म टोटली इन द सुप्रीम कोर्ट लेवल। और अब वुमेन के नाम पर एक बात छिड़ी हुई है, मगर बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं, वेदर इट इज अबाउट, and let us even stick just to the basic features, whether it is secularism and others, what is your way of vetting that? I would even say it doesn't seem to ever be an obstruction आपको elevation में, कि आप औरतों के बारे में क्या सोचते हो, ये कहीं पर मुझे लगता है सवाल भी नहीं पूछा जाता, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट नहीं है और वो सिर्फ आधी आबादी है, क्या फ़र्क पड़ता है। मगर एक जेंडर के नाम पे हम औरतों को वहाँ पर एक टोकनिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ माई व्यू दैट वी नीड अ डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स। एंड स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, yes, women should get represented in the higher judiciary because every sector must get represented. मगर मैं ये व्यू अब नहीं होल्ड कर सकती कि केवल महिलाएं ही एक जेंडर जस्ट या फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को आगे लेके जाएंगे अपनी जजमेंट्स के थ्रू। देयर हैव बीन वेरी फाइन जजेस हु आर मेन, जिन्होंने ऐसी जजमेंट्स लिखी हैं जो बिल्कुल एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग और इनसाइट से आती हैं। पर हाँ, आप सबको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कुछ चीज़ें एक जेंडर्ड
एक्सपीरियंस से निकलती हैं, जैसे कि औरतें किस तरह का काम करती हैं, उनके एक एक्सपीरियंस हम सबका समाज में अपने अपने जेंडर, जैसे अपनी अपनी जाति और अपनी अपनी क्लास के हिसाब से होता है, तो हमें वो एक्नॉलेज करना चाहिए। क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट में लोग जो आदिवासियों की जिंदगी समझते हैं, क्या वो है? क्या वो पर्सपेक्टिव झलकता है हमारी हायर जुडिशरी में? ये डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स की हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपको जब आप रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं तो ये एक टोकनिस्टिक अप्रोच बन गई है कि अच्छा इस हाई कोर्ट से अब 2 आ गए तो अब हम दूसरे हाई कोर्ट से लेंगे। सो एंड दैट नीड्स टू स्टार्ट वेरी अर्ली ऑन सो दैट दे कैन रीच, एंड वी सी दैट इशू इन द judgments that are delivered, because it would not be wrong, and well, if it is taken wrong, I really cannot help it. पर क्या आज जो हमारी जुडिशरी है, क्या वो देश का जो बहुत बड़ा तबका है, जो गरीब है, जो या तो वर्किंग क्लास है या इनफॉर्मल वर्कफोर्स में है, अनएम्प्लॉयड है, गरीब है, उसकी जिंदगी की क्या समझ है? वो कहाँ झलकती है हमारी जुडिशरी में? मगर आप उनकी जिंदगी पे फैसले लेते हैं, रोज लेते हैं, मगर अगर समझ नहीं है, एंड हाउ डू वी डेवलप दैट पर्सपेक्टिव? बिकॉज हमने जो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात बनाई है, मुझे लगता है हमने वो जो आइसोलेशन इंसुलेशन की हम बात करते हैं उसमें व्हाट इज योर इंटरफेस? आप जब जजेस अपॉइंट करते हैं, आप देखते हैं कि फलान की प्रैक्टिस कितनी अच्छी थी। एक इनकम टैक्स का भी वो बार होता है, वॉट एवर इट इज़ फॉर हाई कोर्ट जजेस, कि आपने इनकम टैक्स दी कि नहीं दी, आपकी प्रैक्टिस कितनी रोबस्ट है। तो अगर जो लोग रिप्रेजेंट करेंगे ज़्यादातर ट्रेड यूनियन को, आदिवासी जो इविक्ट हो रहे हैं, जो जिनके घरों की डिमोलिशन हो रही है, क्या वो एक रोबस्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी? जो लोग डिफेंड करेंगे, जिनको आप यूएपीए वगैरह में फंसाते हैं, उनको तो आप इतनी शक की नज़र से देखते हैं कि वो आईबी की रिपोर्ट कभी पार ही नहीं कर सकते अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये जो बातें हैं, ये जब तक हम इनको नहीं लांघेंगे, ये जो बहस है, ये सिर्फ इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के बीच की बहस नहीं है। हमारा वी हैव अ स्टेक इन दिस अपॉइंटमेंट, तो हमको वो बहस को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत है। तो ये तो रहा इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो बेसिकली खेल चल रहा है। मतलब जैसे मैं देखता हूँ, लगता है कि आप एक अच्छा प्रोफेसर नहीं भर पा रहे क्लासरूम में तो जज कौन से हिसाब से आप भर देंगे? अगर आप बोल रहे हैं डाइवर्सिटी होनी चाहिए, जैसे 13 जज का बेंच हो या 15 जज का बेंच हो, तो इनमें दिख रहे हैं हमको केपेबल लोग जो नहीं, मतलब बन सकते हैं। आपको मापदंड जो योर क्राइटेरिया आर रॉन्ग, उनको चाहिए आज वो बोले और कल बन जाए, जैसे तो वो क्राइटेरिया जब तक आप पलटेंगे नहीं, तो ये दोनों का आपस में चलता रहेगा, और वो कभी कोई हावी होगा, कभी कोई, वो तो इंस्टीट्यूशंस के बीच में इज एन ओल्ड थिंग। मगर हमें क्या बदलाव चाहिए ताकि हमें वो जुडिशरी मिले जो आवाम को समझे? तो उसके लिए क्राइटेरिया में फंडामेंटल चेंज लाने की ज़रूरत है। दूसरा मैं बात करूंगी थोड़ा सा ये कि हम जो पर्सनल लिबर्टी की, मैंने जैसे आपको कहा सब्जेक्ट टू सिटीजन, और आज आई थिंक वी आर ऑल सस्पेक्ट्स वेटिंग इन द विंग्स। तो जो पर्सनल लिबर्टी की बात होती है, क्योंकि आप अगर सिटीज़न है तो आपका मेन क्या है कि आपके पास अधिकार है, आपके पास फ्रीडम्स है, नहीं तो सिटीज़न बनना या डेमोक्रेसी में रहने का कोई अर्थ ही नहीं होता। तो उसमें जो पर्सनल लिबर्टी और फ्री स्पीच, मुझे लगता है कि ये डिसेंट की बात नहीं है। आज फ्री स्पीच पे हमला है, डिसेंट पे हमला नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ एक तरह की स्पीच अलाउड है, एवरीथिंग एल्स इज टुडे बार्ड। तो जो पर्सनल लिबर्टी के ऊपर हमला हुआ है, और वो कुछ समय से हो रहा है, और अगेन मेरा मानना है कि ये कोई विशेष इस रेजीम की बात नहीं है। आप देश के अलग अलग जगहों पे देखिए, बल्कि जितने भी ड्रैकोनियन लॉज हैं उनको कांग्रेस ने जन्म दिया, और
एनफोर्स किया विद इट्स फुल पावर ऑफ द स्टेट, तो ये सत्ता का खेल है। हाँ, ये यहाँ पे आज एक नई चीज़ भी हो रही है, आई विल नॉट डिनाई दैट, मगर ये जो हम देख रहे हैं आज़ादियों के ऊपर, पर्सनल लिबर्टी, उसमें एक चेंज जो मुझे लगता है, अ लॉट ऑफ माई प्रैक्टिस इज अराउंड क्रिमिनल लॉ। अभी नए 3 कानून आए, हमें बोला गया डीकॉलोनाइज हो गया। वो डीकॉलोनाइज तो खैर बिल्कुल भी नहीं हुआ। हाँ, आपने हमारा काम मुश्किल कर दिया नए नए नंबर देके, मगर डीकॉलोनाइजेशन का मतलब डायरेक्ट लिंक्ड होगा पर्सनल लिबर्टी से। इसमें सबसे अहम बात जो पिछले कई सालों से सामने आई है कि प्री ट्रायल इनकार्सरेशन, जो एक्चुअली आर्टिकल 21 ऑन राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ, उससे ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो ही नहीं सकता। ये एक इनकार्सरेशन है, आपको जो पनिशमेंट दिया गया, ठीक है भाई, अगर आपको कोई कोर्ट ने गिल्टी किया है तो आपको अदालत ने सजा दी, पर ये अंडर ट्रायल इनकार्सरेशन भी नहीं है। अब ये प्री ट्रायल इनकार्सरेशन है, विच टू माई माइंड इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल इम्प्रिजनमेंट। और इसके बहुत उदाहरण हैं, हम सब वो उदाहरण जानते हैं। अब आप देखिए 2018 में जो भीमा कोरेगांव का केस निकला, उसमें आज हम 2025 के मिडिल में पहुंच गए, अभी तक वहाँ पर चार्ज नहीं फ्रेम हुआ, जो एक क्रिमिनल ट्रायल का पहला स्टेज होता है। और कुछ लोग जैसे महेश राउत, आज भी एक यंग सिटीजन, आज भी जेल में बंद है। उसमें गार्डलिंग भी बंद है उसी में। उसमें जो आपने ये सिस्टम बनाया है, तो द लीगल सिस्टम, चलिए माना एग्जीक्यूटिव कानून का को हथियार बनाती है, वो कानून को में ऐसे ऐसे प्रावधान डालेगी कि आपको बिल्कुल कहीं से हिल ना सके, आप जो भी करेंगे वो क्रिमिनल हो जाएगा। चलिए माना एग्जीक्यूटिव को ये सत्ता का भूत रहता है, बट व्हेन यू allow this to happen, then who will the responsibility be on? Whether it is today UAPA or PMLA, दोनों की बेल प्रोविजंस, और इसके ऊपर इतनी चर्चा हो चुकी है, अदालत में बहस पे बहस हो चुकी है। अदालत खुद फ्रस्ट्रेट होके कहती है, व्हाट आर यू डूइंग विद ईडी, यू आर मिसचूजिंग द ईडी, वी नो व्हाट इज हैपनिंग। सो इट्स नॉट इवन अ हिडन स्टोरी, देयर इज नो सीक्रेट लेफ्ट हियर, द स्टोरी इज आउट इन द ओपन। बहुत आसान तरीका है ये यूएपीए, ईडी और पीएमएलए के को डिफैंग करने का, उसका जो हथियार है उसको खत्म करने का, कि ये जो बेल प्रोविजंस हैं, जो मेरे हिसाब से टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कहती है, आप प्री ट्रायल और अंडर ट्रायल इनकार्सरेशन में बोलिए कि या तो आप ट्रायल फलां टाइम में खत्म करो, 3 महीना 6 महीना जो भी, चलिए आप उससे भी ज्यादा ले लीजिए, मगर एक तो शुरू करो और इतने में खत्म करो। अगर नहीं खत्म होती, मान लिया उस केस में बहुत एविडेंस है, बहुत विटनेसेस है, हो सकता है नहीं होगा खत्म, ठीक है, कोर्ट नहीं कर पाई, आई वुड नॉट, इन माई एक्सपीरियंस समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट, आपको बेल तो देनी ही होगी। देखिए, इनका कोई भी, आज की सरकारों का किसी भी केस में आपको कन्विक्ट करने का तो मतलब कि पॉइंट ही नहीं है। दैट इज नॉट द गेम प्लान। The game plan is only to keep you in pre-trial or maximum under trial incarceration. By then the purpose is served. The narrative is set. And whoever has to be demonized is demonized. It is only to criminalize citizenship. Every tenet of citizenship is to be criminalized. एक बार वो हो गया, जो बोलता है वो किसी तरह का आतंकवादी होगा, फलान होगा, ढिमकान होगा, एक बार वो हो गया तो ट्रायल के रिजल्ट में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है, किसी ने करना भी नहीं है। दिल्ली के 2020 का भी वही हालात हमको मालूम है। तो अगर ये एक गेम प्लान है तो आप बोल दीजिए कि प्री ट्रायल इनकार्सरेशन में इतने टाइम में ट्रायल मस्ट बिगिन। आफ्टर ऑल लॉज सेट टाइमलाइंस।
इन्वेस्टिगेशन में आपका टाइमलाइन होता है ना कि आप चार्जशीट फलान दिन में फाइल करेंगे. ऑफ कोर्स अब एक नया तरीका आया है, वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है जो ख़त्म ही नहीं होती. बट देयर इज़ अ टाइमलाइन सेट फॉर द पुलिस. लेट देयर बी अ टाइमलाइन फॉर प्रोसिक्यूशन. These are very simple things to do, and they are not for any particular set of cases. Let them be for everyone. There is no point for the court to keep on. See, मुझे बहुत अजीब लगता है जब कोर्ट लैमेंट करता है, क्योंकि आपके पास तो वेयर विद ऑल है उस बात को बदलने का. अब लैमेंट तो आवाम के लिए छोड़ दीजिए ना, मतलब कुछ तो हम भी रोना धोना कर ले. आप कहते हैं कि देखिए इतने साल बाद हमने अक्विट किया, ही इज ऑलरेडी सफर्ड 30 years, 40 years. So there is a problem in the system. We recognize the problem. Let us have a timeline. Start the trial within so many days. Finish the trial within so many days. Otherwise, grant bail. The person will appear for trial. People are not going to disappear. They will come for the trial. But you would have जो षड्यंत्र बनाया गया है वो सरकारी षड्यंत्र है, लोगों का षड्यंत्र नहीं है. जो खेल है वो खेल दिख रहा है ना, उसको बंद कराइए. बेसिकली मीडिया में आपके तरफ एक टाइप की रिपोर्टिंग आ जाएगी, वो अपना एविडेंस गैदरिंग करते रहेंगे, वो कुछ भी करें, हम उनको उनके पावर्स नहीं ले रहे. Every enforcement agency, police can keep on investigating and the prosecution can keep on prosecuting. But people have to be given their personal liberty has to be restored, because according to me after that all this will have to end, because that's not the purpose. Where is any trial taking place? Where is any conviction taking place? So you see, if the state is exploiting a situation, then it is the job of the court to step in. And courts have always set timelines. It's not new. It's not something they're going to do that is beyond their powers. To link it all back to citizenship, you see, because what is happening today is that it is not just that person. When you arrest one person, and a lot of the arrests are for all of people जो उनका अपना मानना है कि इन्होंने कोई भी वायलेंस में इंडल्ज नहीं किया है. So it's not even that you are going to harm society in any which way. आप सिर्फ उस व्यक्ति को ना तो डरा रहे हो, घबरा रहे हो, परेशान कर रहे हो, पर आप सबको डरा रहे हो. And that is happening. We can deny it. ऐसे हम लोग बोलते अरे नहीं कौन डरेगा वगैरह, मगर हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास लोग हैं. आप किसी फ्रेंड्स को कोई व्हाट्सएप भेजो, वो कहते हैं अरे इसको डिसअपियरिंग मैसेजेस पे डाल दो. क्यों डर रहे हैं लोग? Why should I fear the law? I need to respect the law. I will not as a citizen fear the law. ये जो डराना धमकाना का तरीका है, इसका एक मतलब है और कोर्ट उसको रोक सकती है. आप पर्सनल लिबर्टी रिस्टोर कीजिए, ये अपना काम करे. सबके लिए टाइम बांधिए, कन्विक्ट करेंगे तो देखा जाएगा. दूसरा जो बदला जा सकता है, क्योंकि ये पूरा अब एक सोशल कंट्रोल का सिस्टम है. द क्रिमिनल आई रियली थिंक वी नीड टू स्टॉप कॉलिंग इट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. इट्स द क्रिमिनल लीगल सिस्टम which has become a method of social control. It is perhaps the most effective method of social control. जब आप बोल रहे हो सोशल कंट्रोल, मतलब नैरेटिव बिल्डिंग वैसा नहीं, हमारे को कंट्रोल करना, से हम डर जाए व्हाट्सएप. हाँ, कि आप कितना बोलेंगे, आप क्या करेंगे. फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो इतना फंडामेंटल राइट है, क्या आप एक संगठन बनाएंगे, आप वो संगठन में क्या काम करेंगे, आपके संगठन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या आपके ऊपर ईडी आ जाएगा, क्या आपके एफसीआरए को खींच लिया जाएगा. तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करिए, उसमें आपको बोलने दिया जाएगा. दिल्ली में कुछ लोगों ने कोशिश की, जैसे पैलेस्टाइन के सपोर्ट में प्रोटेस्ट. एटलीस्ट वहाँ पे यूएस और यूके में जो भी तमाशे चल रहे हैं, वहाँ बहुत हमला हो रहा है लोगों के आज़ादियों पर, मगर लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना. तो ये जो सारी आज़ादियाँ हैं, ये सोशल कंट्रोल है बाय द पॉलिटिकल क्लास. देखिए, आपको हर एक के ऊपर पुलिस वाला बिठाने की ज़रूरत नहीं है. ये कंट्रोल करता है. लॉ बिकम्स योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल. एक ज़माना था जब एटलीस्ट आई वॉज यंगर एंड वी वर ग्रोइंग अप and law seemed to have possibilities. Few possibilities. Law will never have revolutionary potential, but law can have some possibilities.
उसमें आपको लगता था अगर जैसे पेसा का कानून बने, ऐसे नरेगा का कानून है, आरटीआई का कानून है, इन कानूनों से आप अपनी सिटीजनशिप को एनहांस कर सकते हैं। मगर आज के दौर में law has been totally weaponized. It is now an instrument of oppression and control. क्योंकि आप क्रिमिनलाइजेशन चल रहा है, हर तरह का बिहेवियर जिसको वो आपने जैसे ही उसको कानून की इस नज़र में डाला वो क्रिमिनलाइज हो जाता है और उसमें अदालत बहुत अहम रोल प्ले करती है। अभी हाल ही में फिर से फ्री स्पीच का मुद्दा बहुत ज़ोर से हमारे बीच में उतरा और उसमें तो मतलब अभी तक लोगों को यही नहीं समझ में आया कि वो प्रोफेसर को एक फेसबुक पोस्ट रखने का क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, कोई और कुछ ट्विटर पे डाल रहा है उसके ऊपर क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। और इसमें हमें बोला जा रहा है कि देखिए डिफ़िकल्ट टाइम्स है। कहाँ पे लिखा है संविधान में कि अगर फोर्सेस के बीच में कुछ हो रहा है तो मेरे क्या फ्रीडम सस्पेंड हो जाते हैं? यही झगड़ा हुआ था ना इमरजेंसी का, यही जस्टिस खन्ना के डिसेंट को हर स्पीच में हम लोग इतना बोलते हैं कि देखिए उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 कभी सस्पेंड नहीं होता, तो क्या आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है? क्या मेरा फ्री स्पीच सस्पेंड हो गया? और वैसे उसमें किसी ने कुछ, मुझे तो समझ में आया क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल था और ये भी साफ था कि कुछ गलत नहीं कहा जा रहा, एक ओपिनियन एक्सप्रेस किया जा रहा है और ये उसका मगर चिलिंग इफेक्ट है कि अब बेस्ट, लोग कहते हैं बेस्ट है लिखो ही मत, बोलो ही मत, लेकिन आखिर में तो यही है ना, सोचो ही मत। आई मीन दैट इज़ द फाइनल पड़ाव जहाँ पे हमें आके फेंका जाएगा और फिर उसमें आप जाके ईवीएम के बटन दबाते रहिए। अब इसके अगर हम आगे चलें कि ये जो वेपनाइजेशन ऑफ लॉ हुआ है, इसमें एक और चीज़ है जो मैंने अपने काम के दौर में बहुत पहले से कह रही हूँ, क्योंकि मैंने कम्युनल वायलेंस को बहुत करीब से देखा, उस पर काम किया है, बोथ एज इन टर्म्स ऑफ रिसर्च बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ केसेस। और मुझे लगता है कि बहुत एविडेंस है हमारे पास, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैव एन इंस्टीट्यूशनल बायस अगेंस्ट religious minorities, Muslims in particular, also against others. मतलब कि गरीब के खिलाफ तो एक बायस हमारे देश की हर एजेंसी में रहता ही है, बट मुसलमानों के खिलाफ एक इंस्टीट्यूशनल बायस है. दिस इज समथिंग दैट वी कैन, you know, it's not as though what I'm saying is something that I've often said even to statutory bodies like the Minorities Commission over a decade ago, कि देखिए आप इसको एक हाइपोथेसिस समझिए और आप इसके ऊपर शोध कीजिए और आप शोध से देखिए आपका क्या निकलता है. अब आपको रिपोर्ट्स निकल रही हैं, कॉमन कॉज की रिपोर्ट है, कई केसेस हैं, कई जजमेंट्स हैं जिसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक इंस्टीट्यूशनल बायस है. उस इंस्टीट्यूशनल बायस का हम एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं क्योंकि आज हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं to target the Muslim community. So whether it is through encounter killings or it is through incarceration or it is through demolitions, ये जो institutional bias है ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इसका कोई तोड़ नहीं निकलता और इसको acknowledge करना पड़ेगा as an institute, not in individual cases. अदालत स्टेप इन करती है इंडिविजुअल केसेस में, उससे हल नहीं होगा. और आज आप देख लीजिए, चाहे आपका नाम खान है, खालिद है, खुर्रम है, गुलफिशा फातिमा है, आप अंदर हैं. एंड वो एक हकीकत है जिसको एटलीस्ट इन अदर जुरिस्डिक्शंस, क्योंकि मैंने यूएस का आपको पहले हवाला दिया, वहाँ पे driving while black or larger percentage of the black American community being imprisoned, इनके ऊपर एक बहस है, एक डिबेट है, एक रिसर्च है. हमारे यहाँ इन बातों को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है और इसलिए हम जो बायस देखते हैं
आज पुलिस फोर्स में खासकर, जिसका डायरेक्ट इंटरफेस है, सिटीजन का सबसे पहला इंटरफेस सुप्रीम कोर्ट से नहीं होता है, पुलिस फोर्स से होता है। और वो इतने उदाहरण हैं कि अब तो आप जितना डॉक्यूमेंटेशन चाहे मिल सकता है, बट वी डोंट सी एनी corrective action, and it will not come from the executive. The executive is not making any bones about who they are and what they profess. So, you know, एक कोई हम थ्योरी बनाते रहें कि एग्जीक्यूटिव उनको चेक करेगा, उनका एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी होगा, तो वो सब होने वाला है नहीं। वो सब पुलिस रिफॉर्म के ज़माने चले गए। अब नया दौर है तो नए उपाय भी निकालने पड़ेंगे। जैसे वो लॉ एक आया था हेबियस कॉर्पस का, हेबियस कॉर्पस का तो एक रिट पिटीशन का कानून है कि आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर कोई किसी को आपने गायब कर दिया, हाँ, तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस करना हाँ, पड़ेगा। और अगर कोई पुलिस वाला और भी गायब कर दे जैसे, मगर होता क्या है कि आप देखिए, कानून का आज के दौर में, कानून की थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं पनिशमेंट इसलिए दी जाती है कि ये डेटरेंस है, मगर कानून डेटरेंस नहीं बना पा रहा, और उसका एक कारण है। आप पुलिस टॉर्चर करती है, पुलिस एनकाउंटर करती है, आप 100 केस में 2 को सजा देते हैं, 98 वाले हाँ, या तो उन पे केस नहीं चलेगा या वो बच जाएंगे। तो आपका डेटरेंस कैसे आएगा? आपको मालूम है कि आपका बचने के चांसेस एक्चुअली फंसने के चांसेस से बहुत ज्यादा है, तो व्हाई वुड यू नॉट डू द एक्सरसाइज एक्सेसिव illegal powers? Law is not a deterrence. The law becomes a deterrence when the pattern of impunity is countered by a pattern of accountability. वो बिल्कुल मिसिंग है। अगर हम अकाउंटेबिलिटी के सवाल पे आए, मेरा मानना है कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा डिफायंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मे बी इवन द लॉ is by the state, not by an ordinary citizen, not even by groups or classes of citizens who you may think सिविल सोसाइटी बुलाते हाँ, हैं। वो लोग नहीं कर रहे हैं डिफायंस। सबसे ज्यादा डिफायंस आज कानून का और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का स्टेट करता है। सो यू आर डीलिंग विद अ स्टेट जो कहता है वी आर अपहोल्डिंग, आपको कहता है कानून मानो, मुझे कहता है कानून से अगर एक पैर इधर करा तो मैं पकड़ लेंगे, मगर आप स्टेट के हालात देखिए। पर यूपी में मुसलमानों का घर तोड़ रहे हैं हाँ, कि सुप्रीम आप कर लीजिए डेमोलिशन का जजमेंट, फिर आप आ जाइए कंटेम्प्ट में, फिर एक केस में आपको बोला जाएगा आपकी जेब से पैसे निकलेंगे, वो 20 और डेमोलिशन उतनी देर में हो गई, आप हर केस में पहुंचेंगे। सो स्टेट जो है वो पूरे कानून को आज की तारीख में डिफाई कर रहा है। उसका ब्रेकडाउन अगर लॉ एंड ऑर्डर का हो रहा है तो स्टेट उसका जिम्मेदार है। पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन स्टेट करा रहा है। अब ऐसे हालात में यू कैन नॉट कंटिन्यू विद अ ज्यूरिस्प्रूडेंस व्हिच इज बिजनेस एज यूजुअल। देखिए, हमारी ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक बेसिक अजम्पशंस है। वो अजम्पशन क्या है कि स्टेट विल एक्ट इन गुड फेथ। See, this system is not working, and the reason it's not working is that the executive is not performing its role. जब कोई पुलिस वाला किसी को अरेस्ट करके लाता है, अदालत में बैठे हुए जज साहब ये नहीं सोच सकते कि ये अरेस्ट मैलाफाइड है। देयर इज एन अजम्पशन कि अगर पुलिस ने किसी को पकड़ा है तो कोई कारण है, ये नहीं कि ठीक है या गलत है अरेस्ट, बट कोई कारण है, एंड द पुलिस हैज टू देन शो दैट रीजन एंड इट हैज टू बी गुड इनफ एंड द कोर्ट कैन डिसाइड वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। मगर अगर कोर्ट स्टेट गुड फेथ में एक्ट ही नहीं कर रहा तो ये अजम्पशंस कैसे करेंगी? इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी ये जो हम फेसबुक पोस्ट वाले केस की बात कर रहे थे उसमें भी क्या बोला है, 3 पुलिस वालों की एसआईटी को बिठाया गया है कि आप देखिए इसमें क्या लिखा है, कुछ अलग चीजें बोल रहे हैं वो वहां। द अरेस्ट अंडर सेडिशन लॉ इन द आईपीसी जो अब नहीं है, अब उसका ग्रेटर मॉन्स्ट्रोसिटी आ गया है बीएनएस में। सुप्रीम कोर्ट ने जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रमन्ना थे,
सेडिशन के ऊपर स्टे लगाई थी। क्यों लगाई थी? क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें जो अरेस्ट हो रही हैं, इसमें जो एफआईआर लिखे जा रहे हैं, ये अरेस्ट ठीक नहीं है और पुलिस इसको बिल्कुल गलत यूज कर रही है इस प्रावधान को। उसकी सब एफआईआर्स, सब अरेस्ट, सब ट्रायल्स पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, which meant that the law, both by the state and by its agents, particularly the police, was being used in a wrong way. Yeah. अब आप उसी पुलिस को बोल रहे हो कि ये देखो इसमें कुछ और तो नहीं लिखा हुआ, जहां पर आपको दिख रहा है that police is acting in a way which is where the dog whistle is actually coming from the political class. और उनके कहने पे वो कर रहे हैं, कानून के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। और आप उस पुलिस को कहते हो उसको इन्वेस्टिगेट करके देखिए इसमें क्या मामला है। बहुत से केसेस में ऐसा हो रहा है, ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। तो what is it? You see, the court continues to function on certain premises. And it is my argument कि वो premise और वो assumptions subvert कर दिए गए हैं। अगर आप उस हिसाब से चलोगे तो आपको सही जवाब पे नहीं पहुंच सकते। आज जो सिस्टम है आपको उसमें देखना पड़ेगा कि जो एजेंसीज हैं वो अपना काम कैसे कर रही हैं। और आप खुद कहते हैं फलान एजेंसी देखो क्या कर रही है, फलान क्या कर रही है। सो यू हैव टू देयरफॉर री-एनविजन दिस सिस्टम. You cannot do this business as usual because the only person paying the price is the citizen, nobody else. Yeah. इंडियन पीनल कोड का सबसे छोटा चैप्टर था क्राइम्स बाय पब्लिक सर्वेंट्स। और वो समझ में आता है क्योंकि आपने हम कहा लॉर्ड मकॉले ने बनाया, एक कॉलोनियल रेजिम के लिए बनाया, उसमें स्टेट की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हमारी अकाउंटेबिलिटी है, बाकी सब बातें हैं। जब हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक बन गए, जब उसमें अधिकार सिटीजन्स के हैं, ड्यूटीज स्टेट की हैं, तो अकाउंटेबिलिटी पब्लिक सर्वेंट की है। आज भी पब्लिक सर्वेंट इज गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड बाय मेनी मेनी लीगल इम्यूनिटीज। जैसे आप देखिए बहुत से एनकाउंटर केस, और मैं ये केसेस करती हूँ जिसमें हम प्रोसिक्यूट नहीं कर पाते हैं पुलिस वाले को, जबकि सारे साइंस हैं कि इन्होंने कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है, क्योंकि स्टेट सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन नहीं देती। माने आपको जिस स्टेट का वो पुलिस वाला है, पुलिस अफसर है, उनसे परमिशन लेनी होती है कि हम क्या इनके ऊपर ये मुकदमा चला सकते हैं, सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन उसको लॉ में कहते हैं। वो सैंक्शन स्टेट रोक देता है क्योंकि वो एनकाउंटर कहीं पर एक स्टेट और पुलिस की एक सर्टेन प्रोजेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आजकल तो रेपिस्ट को उड़ा देना, वो भी एक प्रोजेक्शन बन गई है, जैसे कि वो औरतों के लिए कुछ भला कर रहे हैं, ग्रेट कर रहे हैं हिंदुस्तान में, मगर वो परमिशन सारी स्टेट के हाथ में है। तो ये जो प्रोटेक्शंस है ये कॉलोनियल प्रोटेक्शंस है, दीज आर कॉलोनियल लेगेसीज एंड कंटिन्यूटीज। अकाउंटेबिलिटी जो है सिटीजन की तरफ, वो आज भी हमारे कानून में नहीं है। तो ये बोलना कि आपने डीकॉलोनाइज कर दिया है, उसका सबसे बड़ा, जैसे आप टॉर्चर देखिए, इतना एनएचआरसी खुद लिखता रहता है टॉर्चर, फलान ने किया, फलान ने किया। कौन से पुलिस वाले को सजा मिली? आपने कभी देखा? हमने कभी सुना? 100 केस में, जैसे मैंने कहा, 2 भी बहुत बड़ी बात है। तो ये जो प्रोटेक्शंस है जो कॉलोनियल नेचर की है, उनको आज भी हमने बना के रखा है, जो कानून से हटाने की सख्त ज़रूरत है। वी आर ऑल्सो सीइंग अ वे इन विच majorитarianism is resonating in new laws. 2 उदाहरण दूंगी मैं इसमें, और उन दोनों में मैं अदालत के सामने हूँ। एक सुप्रीम कोर्ट के सामने है, एक उत्तराखंड हाई कोर्ट के सामने चल रहा है। एक है ये जिसको कहा जाता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, विच इन अ नटशेल आर एंटी कन्वर्जन लॉ, कि आप धर्म कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं, उसका मोटा मोटा वही बनता है। और एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड,
जो बार बार हवाला दिया जाता है कि देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था, हम तो बस संविधान को ही लेके आगे चल रहे हैं, बाकी का संविधान शायद पढ़ना भूल गए होंगे। उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड और फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट दोनों में जो गोली चलाई जा रही है वो औरतों के कंधे से चलाई जाती है। दैट औरतों को बहका दिया जाता है। एंड यहाँ पे सब, while the law is facially neutral, it's very easy to read between the lines. And it's also easy to read between the lines because there are enough cases today which tell you what they are really saying. कि अगर हिंदू लड़की की मुसलमान लड़के के साथ मोहब्बत हो गई और उन्होंने कोई भी तरह की शादी की, वो स्पेशल मैरिज एक्ट भी करने जाते हैं, वहाँ भी पिट जाते हैं आजकल, तो अगर वो रिश्ता बनेगा तो उसके लिए इतना पैराफर्नेलिया है which is totally violative of the right to privacy, which is totally violative of my freedom of religion rights, totally violative of my freedom of choice. We as people have a right to choose our partners. चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, अगर उनको अपना पार्टनर चूज करना है, इंटीमेट पार्टनर चूज करना है, वो उनकी मर्जी है। और उसमें इतनी पाबंदियां हैं जहां पर स्टेट डिसाइड कर रहा है हर बात को। तो ये बोला तो जा रहा है कि देखिए हम ये आपकी लड़कियों को सेफ करने के लिए प्रोटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि कहीं पर ये बिलीफ है, शायद समाज में भी होगा, कि यंग वुमेन के अंदर शायद बुद्धि कम है, वो बहक जाती हैं, उनको बात नहीं समझ में आती है, कोई भी उनका बुद्धू बना देगा, कोई किसी के भी साथ चले जाएंगी। तो मगर असली जो डर है वो है कि women will have control over their own decisions and their sexual autonomy, जो पेट्रियार्की का सबसे बड़ा डर है, जो एक भयंकर भय है पितृसत्ता का। और उसको ये झलकता है, और ये झलकता है पूरा डीमोनाइज करना और एक नैरेटिव बिल्डिंग करना कि एक कौम, इसमें क्रिश्चियंस के ऊपर भी बहुत हमले हुए हैं, स्पेशली छोटी जगहों पर पास्टर्स वगैरह के ऊपर, इस कानून को यूज़ करके, जैसे मैंने पहले कहा वेपनाइजेशन ऑफ लॉ, आप उसके थ्रू लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं, फिर बहुत देर बाद कहीं से केस लड़ते 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 आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और आपको बेल मिलती है। हम लोग बड़े खुश होते हैं कि अरे वाह, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या बढ़िया ऑर्डर दिया, मगर वो व्यक्ति को क्यों पहले पकड़ा गया, इस पे तो इतने हम निराश हो गए हैं कि हम सवाल ही नहीं पूछते अब। दूसरा वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो शुरू किया है, ये भी सीधा सीधा औरतों की और यंग पीपल के आज़ादी के ऊपर रोक लगानी है। समाज में ये पूरा जो खेल मजॉरिटेरियनिज्म का, मजॉरिटेरियन रिलीजन का चल रहा है, ये दोनों यहाँ झलकते हैं, मगर उससे भी एक गहरा खेल समाज में हमेशा से है और हर रेजिम में रहता है, वो पेट्रियार्की का कंट्रोल, जो पेट्रियार्की का सोशल कंट्रोल है, वो कानून तो उसमें काफ़ी नीचे दर्जे पे रह जाता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो तरीका है उससे कि कोई आप अपना लिव इन रिलेशनशिप भी रजिस्टर कीजिए। बेसिकली किसी भी तरीके से अगर आप सोशल बाउंड्रीज को ट्रांसग्रेस करेंगे, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, किसी भी प्रकार से आप रिश्ता बनाएंगे जो समाज को मान्य नहीं है, तो आपको पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी को जवाबदेही होना होगा। और ये एक क्लियर अटेम्प्ट है बोथ टू कंट्रोल women and young people as well as to impose, क्योंकि मैंने इसको बहुत ध्यान से पढ़ा है, एक बहुत लंबा चौड़ा, बहुत सारे सेक्शंस, बहुत सारे रूल्स हैं उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में। उसको हम लोगों ने चुनौती दी हाई कोर्ट के आगे। उसमें ये कहना कि ये जेंडर जस्ट है, क्योंकि पूरे जैसे मैंने कहा पूरा ये है कि देखिए वो औरतों के साथ औरतों को बराबरी का हक नहीं मिला। आपको फिर ऐसे प्रावधान इंट्रोड्यूस करने चाहिए थे जो सच में जेंडर जस्ट हो। आप ये नहीं कर सकते कि आप यहाँ से हिंदू सक्सेशन एक्ट से निकाला, हिंदू मैरिज एक्ट से निकाला और उसको थोप दिया और वो बन गया आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर
बहस होनी चाहिए इस देश की हर वर्ग में बेटियों को प्रॉपर्टी नहीं दी जाती है। मुसलमान कानून में कहते हैं आधा है, बेटे को डबल मिलता है, इसलिए उसके ऊपर खूब हंगामा होता है। गलत है, बिल्कुल बेटों को ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। हिंदू लॉ में हमको कहते हैं देखिए दोनों को बराबर है, कानून में लिखा है। मैं तो बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, इतने सारे आजकल फाउंडेशंस है, रिसर्च फाउंडेशंस हैं, बहुत सारा पैसा है रिसर्च के लिए, औरतों की रिसर्च के लिए। आप एक सर्वे कीजिए, हिंदू परिवारों में कितने परिवार वसीयत के थ्रू पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है, जितना भी है, धन दौलत, कम हो ज्यादा हो कुछ भी हो, घर है, जमीन है, सब कुछ बेटों को देते हैं। और वसीयत वो वो उनका शस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है हिंदू सक्सेशन एक्ट में, जिससे आप बेटियों को प्रॉपर्टी राइट से वंचित करते हैं। उस ब्रह्मास्त्र को तो आपने तोड़ा ही नहीं यूसीसी में। तो क्या मिला हिंदू औरतों को? क्योंकि आपने कहा वो विल का प्रावधान रहेगा। तो आप तो एक्चुअली पेट्रियार्की को पूरी तरह प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ औरतों को दे नहीं रहे। तो ये जो पूरा एक आडंबर चल रहा है, बेटियां, बहनें, औरतें, उनको जो याद किया जा रहा है, अगर उस फाइन डिटेल्स में देखें तो उनके अधिकारों में बढ़ोतरी नहीं हो रही। हाँ, उनको थोड़ा राशन फेंक दिया जाता है, कुछ फेंक दिया जाता है, फ्री बस राइड दे हाँ हाँ, फ्री बस राइड दी जाती है। तो जो पूरा एक बात चल रही है, मेरे हिसाब से औरतें आज एक इलेक्टोरल वोट बैंक बन सकती हैं, मगर एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, और दोनों में बहुत अंतर है। और ये जो कानून बन रहे हैं और पूरा बात की जाती है महिलाओं के लिए हो रहा है, तो हमारे शोल्डर से ये बंदूक चलाई जा रही है, मगर ये बंदूक का निशाना सबके अधिकार और हक हैं, और सेक्युलरिज्म तो पक्का है। और इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, उससे निकलने के रास्ते के लिए हमारा जो एक ढांचा बना था संविधान के टाइम में, जहाँ पे एक, जैसे मैंने कहा, एक अजम्पशन होगी कि सब अपना अपना कार्य करेंगे। अगर नहीं कर रहा कोई और दूसरे पर हावी हो रहा है और देश की जनता पर हावी है, तो जूरिस्प्रूडेंस, इस वक्त देखिए कानून में बदलाव नहीं ला सकते क्योंकि पार्लियामेंट में ब्रूट मेजॉरिटी है। इसीलिए बार बार बहुत से कानूनों को चुनौती देनी पड़ती है। जैसे मैंने जिक्र किया सीए के कानून, अभी हाल ही में एक और आखिरी बात जोड़ूंगी, रोहिंग्या रेफ्यूजीज का केस आया। इस देश की एक बहुत पुरानी जूरिस्प्रूडेंशियल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन है, परंपरा है, चाहे वो तिब्बतन हो, कि आप उनको रेफ्यूज देते हैं, और उसके लिए आपको कोई रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार बोला जाता है रेफ्यूजी कन्वेंशन, और ये सब कार्य हुए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि आप किसी भी व्यक्ति को, और आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 सिटीजन की बात नहीं करता, व्यक्ति के पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ की बात करता है, जिसमें हर व्यक्ति जो कानून के दायरे में आता है या पकड़ में आता है, वो है कि आप किसी भी व्यक्ति को उस जगह पे नहीं भेजेंगे, उस देश में नहीं भेजेंगे जहां पर उसकी जान को खतरा हो, जिसे प्रिंसिपल ऑफ रिफाउलमा कहते हैं, नॉन रिफाउलमा कहते हैं, अंडर रेफ्यूजी लीगल रेजिम। ये बोलना कि आप इनको आप भेजें कि ना भेजें वो अलग बात है, पर क्योंकि रोहिंग्या स्टेटलेस लोग हैं, उनको ऐसी जगह पे भेजना जहां पर उनकी जान को खतरा है, और बोलना हमारा देश धर्मशाला नहीं है। जैसे मैंने कहा, वी हैव अ ट्रेडिशन ऑफ प्रोवाइडिंग रेफ्यूज, पर अगर शब्द धर्मशाला का इस्तेमाल हुआ है तो CAA इस देश को धर्मशाला बनाता है। आप जब कहते हैं कि फलां 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 जगह से लोग जो रिलीजियस परसिक्यूशन फेस करते हैं वो आ जाएं, which actually amounts to a subtotal of Hindus in various Muslim countries being persecuted. They may be persecuted, and if they are being religious persecuted, they should get refuge in India. But you have made the CA law to create a dharamshala.
And we have actually been a country with a tradition of providing refuge to persons facing persecution for political belief, for identity, for religion, for many, or even the Sri Lankan Tamils. For a host of reasons, we have always been. So when this equation is being changed by the executive, the judiciary cannot function as though it is not, it doesn't have, it's not sitting at a vantage point where it can see the patterns of violations and the patterns of impunity. Because अगर कोई उस जगह पे बैठा है तो वो जुडिशरी है और इसलिए उनको हस्तक्षेप करना होगा. थैंक यू सो मच अपनी बात रखने के लिए. Thanks for watching. Stay tuned with us and hit the like, share, and subscribe buttons.